अमावस की काली रात थी। चारों तरफ सन्नाटा। कुत्तों के रोने की आवाज सन्नाटे में गूंज रही थी। गांव के बाहर एक कब्रिस्तान, जहां सालों से कोई आया नहीं था। कहते हैं यहां बुरी आत्मा का निवास है। अचानक एक गाड़ी रोड से गुजरते हुए कब्रिस्तान के बाहर लगे पेड़ से टकरा गई, जिसका चालक नशे में था। वो गाड़ी से बाहर निकला, आसपास मदद की तलाश करने लगा। उस इंसान का नाम था अमन। एकाएक उसे एक आदमी सूट बूट में कब्रिस्तान के बाहर नजर आया। अमन ने उस आदमी को जोर से आवाज लगाई, सुनिए, मेरी गाड़ी इस पेड़ से टकरा गई है, क्या आप मेरी मदद कर देंगे? उस अनजान आदमी ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, अमन घबरा गया। अमन हैरानी में पड़ गया कि इतनी रात में कब्रिस्तान के बाहर सूट बूट में कोई कैसे आ सकता है। वह अनजान आदमी अजीब सा लग रहा था। घुंघराले बाल, कंजरी आंखें, बड़ी हुई सफ़ेद दाढ़ी। पहले तो उसे ऐसा लगा कि जैसे वो ज़्यादा नशे में है, लेकिन फिर उसने सोचा कि क्यों ना उस अनजान आदमी से एक बार बात करी जाए। सुनिए, आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हैं? क्यों, रात को कब्रिस्तान में आना मना है क्या? ऐसा नहीं है सर, लेकिन ऐसे स्थान पर इतनी रात को ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। यहाँ भूत प्रेत भी हो सकते हैं। तभी वो अनजान आदमी कहता है, आप भूत प्रेत पर विश्वास करते हो क्या? ये सुनकर अमन कहता है, मुझे आप मूर्ख समझते हैं, ये सब दकियानूसी बातें हैं, भूत भूत कुछ नहीं होता। तो चलिए अंदर। अमन उस अज्ञात आदमी के साथ कब्रिस्तान में जाता है। चारों तरफ कब्रें बनी हुई थीं। कब्रिस्तान का दृश्य बड़ा ही भयानक लग रहा था। चमगादड़ इधर से उधर उड़ रहे थे। कब्रों पर मकड़ी के जाले बने हुए थे। ऐसे ऐसे खेल आगे बढ़ता गया। अमन के माथे से पसीना टपकने लगा। उसका गला सूखने लगा। उसके दिमाग में वही शर्त घूमने लगी। आखिरकार अमन वह बाजी हार गया। चलो भाई, तुम जीत गए। अब मैं चलता हूँ। अमन तेजी से कब्रिस्तान के गेट की तरफ भागने लगा। जैसे ही वो गेट तक पहुंचा, गेट अपने आप बंद हो गया। अमन को कुछ समझ नहीं आया, हो क्या रहा है ये? अपनी शर्त पूरी नहीं करोगे भाई? अचानक बिजली कड़की और एक कब्र खुल गई। कब्र से कुछ हाथ निकले और अमन को अंदर खींच ले गए। अमन की दर्दनाक चीख गूंज रही थी, लेकिन इस समय पूरे कब्रिस्तान में उसकी चीख सुनने वाला कोई नहीं था। चंदन आज खुश था। वो आज फिर शर जीत चुका था। घर जाकर वह अपनी माँ जानकी के सामने स्वयं की बड़ाई करने लगा। माँ, तुझे पता है, आज मैं फिर शर जीत गया। देखा, तेरा बेटा कितना होनहार है। अरे ऐसा क्या कर दिया तूने आज? रोज कुछ ना कुछ करता रहता है। अरे माँ, आज रामू गाँव के खेत से आम तोड़ने की शर्त लगी थी। तुम तो जानती हो, उन्होंने अपनी खेत की रखवाली के लिए कुत्ते पाल रखे हैं। बस क्या था फिर,
मैंने उन कुत्तों से बचकर आम तोड़ लिए। उसी समय नारायण शर्मा पूजा घर से सीधा कमरे में दाखिल होते हैं। वो सब सुन रहे थे। कमरे में आते ही उन्होंने चंदन को फटकार लगाई। अरे कुछ पढ़ाई भी कर ले, कॉलेज का पहला साल है। अभी से अच्छे अंक नहीं लाएगा तो कब लाएगा? नौकरी नहीं मिलेगी तुझे कभी भी अगर तू ऐसा करता रहेगा तो। और तू क्या सुन रही है? तेरे ही लाड़ बिगाड़ने से बिगाड़ा है। अरे रहने भी दो, मेरा बेटा अच्छी अंक लाता है। तुम तो हमेशा ही उसकी बुराई करते रहते हो। चंदन शर्मा जी का इकलौता बेटा है। बचपन से नटखट, इकलौता होने के कारण माँ का दुलारा है। उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव बालियान में शर्मा जी सरपंच हैं। शर्मा जी का बेटा होने के कारण गांव वाले चंदन की सभी शरारतों को नज़रअंदाज कर देते हैं। रात का समय चंदन शतरंज खेल रहा था। अचानक उसे एक कब्रिस्तान दिखने लगा। उसे महसूस हुआ कि जैसे उसके पैरों को कोई खींच रहा है, उसके ऊपर कोई मिट्टी डाल रहा है। उसका दम घुटने लगा। वो जोर से चिल्लाया। जैसे ही उसकी आंख खुली, आसपास कुछ भी नहीं था। वो अपने बिस्तर पर था। उसकी जान में जान आई। वह एक बुरा सपना देख रहा था। आए दिन उसे ऐसे सपने आते रहते थे। अगले दिन चंदन अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल रहा था, जिसमें उसने ज़बरदस्त बल्लेबाजी करी। सभी दोस्त उसकी तारीफ कर रहे थे। उन्हीं में से एक मित्र अनुपम, जो कि चंदन से थोड़ा जलता था, उसने चंदन से कहा, हमारी गेंदबाजी खराब थी, वरना तू पहले ही आउट हो जाता। अरे भाई, मेरी हारने अपने आप खुल गया। चंदन ने कब्रिस्तान में प्रवेश किया। जैसे ही वो आगे बढ़ा, उसके कंधे पर अचानक एक हाथ आया। चंदन घबरा गया। वो पसीना पसीना हो गया। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, तो वही अजनबी आदमी सूट बूट में खड़ा था। उस आदमी को देखकर चंदन की आंखों के सामने कुछ दृश्य घूमने लगे। शतरंज, महल, शरबत उसे दिखने लगे। उसका सर चकराने लगा। उसने होश संभाला। क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? हाँ, बस तुमसे ही मिलने आया था। तभी वो अजनबी इंसान हैरान हो गया। अच्छा, तुम इस कब्रिस्तान में आके डर नहीं लगा? नहीं, तुम्हारे हिम्मत की दाद देता हूँ। उसने चंदन को कुर्सी पर बैठने को कहा। आओ, शतरंज की एक बाजी हो जाए। अरे ज़रूर, ये तो मेरा फेवरेट खेल है। अजनबी आदमी रहस्य में मुस्कान के साथ। लेकिन एक शर्त है, अगर मैं हारा तो मैं कब्र में हमेशा के लिए दफन हो जाऊंगा, और अगर तुम हारे तो तुम्हारी कब्र आज यहीं बनेगी। मंजूर है। खेल शुरू होता है। चंदन के एक के बाद एक ऐसी चाल चलता है जिसके आगे उस व्यक्ति की एक नहीं चलती। जैसे जैसे वो हारने लगता है, वैसे वैसे बिजली कड़कने लगती है और तेज़ हवाएं चलने लगती है। ये शाह और मात। इतना कहते ही उस अजनबी व्यक्ति की चीखें निकलने लगती हैं। वो अचानक कंकाल बन जाता है। एक कब्र से कुछ हाथ उसे अंदर खींचने लगते हैं।
एक चीख के साथ अचानक शांति छा जाती है। एक रोशनी आसमान में विलीन हुई नजर आती है। जिस समय चंदन ने उस अजनबी व्यक्ति को देखा था, उसे अपने पूर्ण जन्म की सारी कहानी याद आ जाती है। चंदन पिछले जन्म में ठाकुर बलदेव सिंह था, जो कि अथाह धन दौलत का स्वामी था। वह अजनबी आदमी और कोई नहीं, एंथनी डिकोस्टा था, जो कि ठाकुर बलदेव सिंह का बिजनेसमैन में सहायक था, मतलब कि मैनेजर था। एंथनी और बलदेव सिंह साथ में शतरंज खेला करते थे। एंथनी बलदेव सिंह की धन दौलत हड़प करना चाहता था। एक दिन मौका पाकर एंथनी ने बलदेव सिंह के शरबत में जहर मिला दिया। दोनों साथ में शतरंज खेलने बैठे। जहरीला शरबत पीने से ठाकुर बलदेव सिंह की मौत हो गई। एंथनी ने सारे व्यापार पर अपना हक जमा लिया और कुछ सालों बाद एंथनी की मृत्यु हो गई। लेकिन दुरात्मा होने के कारण वह उसी कब्रिस्तान में भटकता रहा। आज चंदन के रूप में बलदेव सिंह ने आकर अपना बदला ले लिया और एंथनी की आत्मा को मुक्ति हो गई। इसी के साथ कहानी खत्म होती है। भागो भागो, ये पिशाचनी हमें मार डालेगी। कैसे भागो यार, जितनी बार भी भागने की कोशिश करते हैं बार बार यही पहुंच जाते हैं। समझ नहीं आ रहा क्या करें। भाई मुझे तो ये चीखें ही मार डालेंगी, अब मैं सांस नहीं ले सकता। आजकल एक नया ट्रेंड चल रहा है कि लोग जहाँ भी जाते हैं अपना ब्लॉग बनाना शुरू कर देते हैं। फिर चाहे वहाँ जाना सही हो या नहीं, लेकिन सफलता किसको अच्छी नहीं लगती, और फेमस भी तो होना है, तो कहीं भी लोग अपना कैमरा लेकर खड़े हो जाते हैं। ये कहानी भी कुछ दोस्तों की है जो अपने ब्लॉग शूट करने जाते हैं और वहाँ उनके साथ। चलो मैं तुम्हें शुरू से शुरू करके बताता हूँ। अरे भाई प्रिंस, यार तैयार हो जा, आज एक लोकेशन पर चलना है। हाँ राज, मैं तैयार हूँ, पहले बता दो कहाँ जाना है। अरे आज बिल्कुल ही अलग लोकेशन है यार, अब तू जल्दी से अपना फ़ोन लेके आ जा। और सेटअप मैंने तैयार कर लिया है, वहीं पर हम 2 दिन तक शूट करेंगे। ठीक है राज, मैं सारी तैयारी करता हूँ, लेकिन निकलने से पहले एक बार ज़रूर बता देना कि जगह कौन सी है। राज प्रिंस के साथ बाकी के दोस्त अशोक, चिराग और अन्नू सब तैयार होकर एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं। अब बताओगे तुम कि जाना कहाँ है? तभी राज बताता है, आज हम शहर से दूर काली पहाड़ी पर जा रहे हैं। वहाँ असल में कोई आता जाता नहीं है, क्योंकि सबको वहाँ जाने से डर लगता है। तो भाई जिस जगह कोई नहीं जाता हम वहाँ क्यों जाएं? हो सकता है वहाँ कोई खतरा हो। अन्नू भी कहता है, हो सकता है भाई कोई जंगली जानवर या फिर बुरा साया। ना भाई ना, हम नहीं जाएंगे। राज कहता है, तुम सब लोग उतना डरते क्यों हो यार, हम हथियार लेकर पूरी तैयारी के साथ जाएंगे। अब तुम ये बुरा साया जैसी बातें मत करो, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं होता। अच्छा होगा अगर एक आध काला साया हमारे कैमरे के सामने आ भी जाए तो ब्लॉग में ट्विस्ट आ जाएगा। चिराग ने राज की तरफ आंख मारते हुए कहा। आनाकानी करते हुए आखिर सब तैयार हो ही गए, लेकिन प्रिंस जो कि शुरू से मना करता हुआ आया था, उसके मन में अभी भी कुछ शक था। आखिर शहर से 150 किलोमीटर दूर उस काली पहाड़ी के लिए वो निकल गए। सफ़र का सभी दोस्तों ने मजा लिया और ना ही उस पूरे रास्ते उन्हें कोई समस्या हुई, जिससे उनके मन का पूरी तरह वहम खत्म हो गया। सभी दोस्त पहाड़ी पर चढ़ने की तैयारी में थे कि बाहर एक बोर्ड लगा साफ साफ दिखाई दिया कि यहाँ लोगों की आवाजाही मना है। दरअसल वो जो बोर्ड था ना, वो भारत सरकार का था, लेकिन इस बात को अनदेखा करते हुए राज ने कहा, क्या बकवास है। प्रिंस कैमरा निकाल यार, पूरे रास्ते को शूट करना है। पहाड़ों पर चलती हुई गाड़ी में व्लॉग की शुरुआत हो चुकी थी और जैसे जैसे ऊपर पहुंचते हुए प्रिंस की तो किक्की बंद गई, क्योंकि वहाँ दिन में भी रात होती नजर आ रही थी। भाई यहाँ दोपहर में अंधेरा है तो रात में क्या होगा, हमें लौट जाना चाहिए। तभी चिराग कहता है, अरे प्रिंस यार मूड खराब मत कर, ऐसी जगह रोज रोज जाने का मौका नहीं मिलता। तभी अन्नू कहता है, भाई गाड़ी रोक दोगे तो थोड़ा हल्का हो लूँगा। इस बात पर सबने सहमति दिखाई और हंसते हुए
घने अंधेरे में गाड़ी रोक दी। सभी लोग गाड़ी से बाहर आ गए। उन घने अंधेरे में एकदम सन्नाटे के बीच 5 दोस्त काली पहाड़ी पर थे कि तभी अचानक प्रिंस के कानों में झटका लगा, जैसे किसी ने कहा, चले जाओ यहां से। भाइयों, अभी मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने आवाज दी और कहा चले जाओ। ये सुनकर सब हंसने लगे, क्योंकि शुरू से सब उसे डरपोक ही कहते आए थे। यार तेरी बस्ती बहुत है, अभी तो हमें ऊपर जाकर 2 बजे तक रुकना है, तू अभी से जाने की बात कर रहा है। देख अभी मैं क्या करता हूं। भाई क्या करेगा? एक कोने में जाकर राज चिल्लाता है, किसी का बुरा साया है यहां पर, आकर मुझसे बात करो, मैं किसी से नहीं डरता। अगर सामने आओगे तो अपने ब्लॉग में शामिल भी कर लूंगा और शायद तुम स्टार भी बन जाओ। उसकी बात सुनकर सभी दोस्त हंसने लगते हैं। आगे जाकर वह लोग एक जगह रुकने का सोचकर अपने अपने टेंट लगाकर बैठ जाते हैं और अपनी लाई हुई बैटरियों से उजाला कर लेते हैं। भाइयों भूख लगी है, चलो खाना खा लेते हैं। हाँ भाई, मैं थोड़ी देर रुककर कैमरा फिट करता हूँ जिसमें हमारी सारी मस्ती शूट हो जाएगी। अशोक ये कहकर सभी चीज़ को फिट करता है और थोड़ी ही देर में सब खाना पीना खाकर अपने अपने टेंटों में सो जाते हैं। आधी रात में अन्नू की नींद खुलती है। वह देखता है कि राज उसके पास नहीं है। वह सभी टेंट में देखता है लेकिन कहीं नहीं दिखता। आधी रात को चारों एक टेंट में बैठकर राज के आने का इंतजार करते हैं कि तभी अशोक कैमरे में चेक करता है कि वह खुद ही टेंट से निकल कर गया है, इसलिए चारों तरफ उसे ढूंढते हैं। काली रात के अंधेरे में जहाँ सन्नाटा तैरता है वहाँ बस राज राज की आवाज़ आ रही थी। चारों बहुत डर गए कि आखिर ये है क्या। अचानक किसी के चीखने की आवाज़ आती है। ये चीख किसी महिला की थी। यह आवाज़ सुनकर प्रिंस रो गया और बोला, अब नहीं बचेंगे हम लोग, अब नहीं बचेंगे। उन्होंने भागना शुरू किया। वह जितनी बार भी भागते वहीं आकर रुक जाते। भाइयों ये क्या हो रहा है? हम जब से भाग रहे हैं लेकिन वापस अपने टेंट के पास ही क्यों आ जाते हैं? प्रिंस कहता है, भाई मैंने पढ़ा है कि जब कोई बुरा साया गुमराह करने की कोशिश करता है तो ऐसा ही होता है। और तुम्हें याद है राज ने उस बुरे साये को न्योता दिया था, इसलिए सबसे पहले उसी पर हमला बोला है। तभी अशोक कहता है, यार वो सब तो ठीक है लेकिन इससे बचा कैसे जा सकता है? कोई उपाय तो होगा। इतनी देर में जोर से आंधी आती है और अन्नू उस हवा के साथ खींचा चला जाता है। अपनी आंखों के सामने उसे जाता हुआ देखकर उसके दोस्त चिल्लाते हुए रह जाते हैं। थोड़ी देर में उन्हें अन्नू खून से लथपथ मिलता है। उसके गले पर निशान देखकर प्रिंस ने कहा, यह किसी पिशाचनी का काम है। तू कैसे कह सकता है कि यह कोई पिशाच है? अशोक, अगर किसी जानवर या चुड़ैल ने खाया होता तो इसके चीड़ फाड़ हो जाता, लेकिन बस इसका खून चूस लिया है। पहाड़ी पर चीखने की आवाज़ें अभी भी लगातार आ रही थी। अपने कानों पर हाथ रखकर वह सब रो रहे थे। तभी चिराग कहता है, भाई मैं मरना नहीं चाहता, प्लीज़ मुझे बचा लो। अब हम में से कोई नहीं बच सकता, सब मारे जाएंगे, सब। प्रिंस अजीब सी हंसी निकाल के कहता है। ऐसा लग रहा था उसे कोई सदमा लगा हो। अशोक भी कहता है, भाई मुझे इन चीखों से सांस नहीं आ रही है, मैं ऐसे ही मर जाऊंगा। प्रिंस दबे कदमों से अपने टेंट में गया और वहाँ से पवित्र माला और हाथ में मोमबत्ती लेकर आता है, जिसकी मदद से वह पिशाचिनी से बात करने की कोशिश करता है। थोड़ी देर बाद उसके कानों में फिर से वही आवाज़ आती है और उसी के सहारे वह बात करने की कोशिश करता है। तुम हमें क्यों मारना चाहती हो? ये मेरा घर है और तुम लोग जब से आए हो तब से मेरी शांति भंग करके रखे हो। तुम लोगों को क्यों हमारी दुनिया में खलल डालने की आदत होती है? किसने कहा तुम्हें यहाँ आने के लिए? अब तुम आ गए हो तो इतना खून मैं कैसे छोड़ सकती हूँ? गलती हो गई, माफ़ कर दो, अब जाने दो। कैसे जाने दूँ? तुम्हारी तरह 100 साल पहले मैं भी इंसान हुआ करती थी, लेकिन दुनिया ने मुझे तिल तिल करके मार डाला।
हर रोज़ मुझ पर उंगली उठाई, मेरी ज़िंदगी में दखल दिया, और उस समय मैंने इसी पहाड़ी में कूदकर अपनी जान दे दी। मुझे फिर से इंसानों की दुनिया में नहीं जाना, इसलिए पिशाचों की दुनिया में खुश हूँ। हमें जाने दो, प्लीज़ माफ़ कर दो। मैं पिशाचनी बनी इसलिए हूँ ताकि इंसानों का खून पी सकूँ और राहत पा सकूँ, अपना इंतकाम पूरा कर सकूँ। तुम लोगों ने एक बार फिर मेरी ज़िंदगी में दखल अंदाजी की है, अब तुम्हें नहीं जाने दूंगी। काली पहाड़ी पर फिर से ज़ोर ज़ोर से चीखने की आवाज़ आती है। इसके साथ ही आवाज़ आती है, भागो भागो, ये पिशाचिनी हमें मार डालेगी। अशोक कहता है, भाई गाड़ी तक पहुंच। प्रिंस कहता है, कोशिश कर लो भाइयों, अब नहीं बचेंगे। थोड़ी देर में काफ़ी तरह की चीख पुकार काली पहाड़ी पर गूंजती है। अब कुछ दिन बाद फिर उसी पहाड़ी पर शूट करने वाले लड़कों की गाड़ी आती दिखाई देती है, जिसके खून की खुशबू से पिशाचिनी खुश हो जाती है। इसी के साथ कहानी का अंत होता है। वह सुनसान खंडर जो काफी दूर तक फैला रहता है, तरह तरह की इंसानी रूपी उभरी आकृति उस पर बनी हुई है। देखने पर लगता है कि इंसान एक स्थिति में चिपका हुआ है, कोई नहीं आता जाता। पशु पक्षी की आवाज़ भी यहाँ सुनने को नहीं मिलती, क्योंकि इस जगह वह अपने बसेरा नहीं लेते। खंडर के चारों तरफ फैले पेड़ एकदम शांत खड़े हैं, जैसे एक पत्ता भी बरसों से नहीं हिला हो। यहाँ खंडर के चारों तरफ सन्नाटा पसरा है। सन्नाटे की अपनी एक अलग आवाज़ होती है, जो किसी को भी सांस रोकने पर मजबूर कर दे। इसी सुनसान खंडर की तरफ 8 उल्टे पैरों के बीच में 2 सीधे पैर चले आ रहे हैं। दाई अम्मा आज बहुत खुश थी। आखिर खुशी की तो बात है, क्योंकि चौधरियों के यहाँ से आज फिर बुलावा आया है। अरे अम्मा जल्दी चलो, छोटी बहुरियों के दर्द शुरू हो गया है। चौधरियों के घर में सभी बच्चे दाई अम्मा के हाथों ही जन्मे हैं। जच्चा और बच्चा दोनों को स्वस्थ से लेकर चौधरी साहब मुंह मांगा नेक भी देते थे। बस इसी खुशी में अम्मा आज फिर साड़ी पहनकर उनकी हवेली में जाने को तैयार हो गई। राम राम चौधरी साहब, कैसे हो? दाई अम्मा ने हाथ जोड़ते हुए कहा। राम राम, सब बढ़िया है। अब तू जल्दी से छोटी बहू को निपटा दे, रात भर से तड़प रही है। अरे चौधरी जी, तनिक सब्र करो, अभी पोते को आपकी गोद में रखती हूँ। थोड़ी ही देर में एक बच्चे की पुकार आती है, जो कि पूरी हवेली में गूंज उठती है। इस बार चौधरी घर में पोता नहीं, पोती ने जन्म लिया था, जिससे नाराज होकर चौधरी ने दाई अम्मा को बस एक साड़ी और कुछ रुपए दे दिए। हर बार की तरह सोना हाथ न लगा। इस बात से दुखी दाई अम्मा अपने घर को लौट आई, क्योंकि उसे भी चौधरियों के जापे का ही इंतजार रहता, जिससे उसका घर खर्चा चलता। पूरे गांव में दाई अम्मा ही थी जो हर घर में जापे के लिए जाती थी, लेकिन चौधरी के जितना उसे कहीं नहीं मिलता था। काफ़ी दिन बीत गए। एक रात दाई अम्मा रात में सो रही थी कि अचानक उसकी नींद खुली और देखा कि बाहर बहुत तेज़ आंधी पानी आ रहा है। इसलिए अपने कमरे की खिड़की को बंद करते गई तो देखा कि कांच पर 4 पैरों के निशान थे, जो ऊपर की ओर जा रहे थे। ये देख अम्मा सोच में पड़ गई कि आखिर इतनी रात को हो कौन सकता है। एक दाई के घर में कौन चोरी करेगा। ऊपर जाना चाहा, लेकिन तेज़ बारिश के कारण वो जा ही नहीं सकी और खिड़की लगाकर सो गई। अगले दिन दाई अम्मा घर में काम कर रही थी। उसे एहसास हुआ जैसे उसके कोई पीछे खड़ा हो। जैसे ही पलटी तो कोई नहीं था, लेकिन फिर से वही पैरों के निशान थे। ये निशान से अम्मा ने अंदाज़ा लगाया कि कोई उसकी तरफ पीट करके खड़ा था। अगर कोई मुझसे बात करने आएगा तो मेरी तरफ मुंह करके खड़ा होगा, तो पैरों के निशान मेरी तरफ होने चाहिए, लेकिन ये तो मेरे उल्टे दिशा में हैं। अम्मा ने निशानों को गौर से देखकर दिमाग चलाते हुए कहा। इतने में एक औरत अम्मा के पास आई और बोली, अरे जल्दी चलो, सत्तू की बहू को दर्द आ गया है। अम्मा ये सब भूलकर जापे के लिए चली गई। अम्मा के हाथों सत्तू के घर में बेटी ने जन्म लिया। अम्मा के साथ साथ सबने सत्तू को बधाई दी। बातों ही बातों में अम्मा ने कहा, सत्तू, कल रात बारिश हुई,
उसके बाद से कुछ अजीबोगरीब घटनाएं हो रही हैं। अम्मा कैसी बात कर रही है? कल रात तो बारिश हुई नहीं है, बल्कि मैं तो कहूँगा कि बहुत ही गर्मी थी कल। सत्तू, तू इतनी गहरी नींद में सो गया क्या कि तुझे बारिश की बिजली का एहसास नहीं हुआ? यह सुन के एक बुजुर्ग कहता है, अरे दाई, क्या बात कर रही है? इतनी उमस भरी गर्मी में तुझे बारिश बिजली का एहसास क्यों हो रहा है? ये बातें सुनकर अम्मा को कुछ समझ नहीं आया और वह वहाँ से अपना नेक लेकर निकल गई। वहाँ से भरी दोपहर में जब वह आ रही थी तो उसे फिर अपने पीछे किसी के चलने का एहसास हुआ। उसने मड़कर देखा तो वही पैरों के उल्टे निशान थे। ये देख अम्मा स्तब्ध हो गई और सोचने लगी कि उल्टे पैर तो भूतों के होते हैं, तो क्या मेरे पीछे कोई भूत? दाई गांव की औरत थी। उसे अच्छे से पता था कि इन भूतों से कैसे निपटा जाता है, इसलिए उसने अपने घर के बाहर लाल कपड़ों से एक नारियल बांध कर अटका दिया, जिससे अब किसी का भी साया पास ना आएगा। आधी रात में दाई सो गई। इस बार उसे किसी के चीखने की आवाज़ आई, जैसे कोई महिला प्रसव के दर्द से चीख रही है। उसने घर के बाहर जाकर आसपास देखा तो चीख बंद हो गई। उसे लगा शायद उसका वहम है। दरवाजे पर देखा, जिस लाल कपड़े में नारियल को बांधा था वह नीचे पड़ा था। खोल कर देखा तो दाई की चीख निकल गई, क्योंकि नारियल के अंदर, लाल कपड़े के अंदर, नारियल की जगह लटे कीड़े थे। ये सीन देखकर, वो भी रात में, कोई भी डर जाए। दाई ने जल्दी से अपना दरवाज़ा लगाया और कमरे की तरफ चली गई। आधी रात जोर की बिजली कड़की, जिससे दाई की नींद खराब हो गई। दाई ने बाहर देखा तो काली और भयानक रात में चांद भी बादलों के पीछे जा छुपा। इतनी तेज बारिश हो रही थी कि आसपास के घरों को देखना भी मुश्किल था। इसी अंधेरी रात में दाई के दरवाजे पर किसी की दस्तक हुई। दरवाजे से खटखटकने की आवाज़ आ रही थी। नीचे जाकर दाई ने दरवाज़ा खोला तो दो अनजान आदमी दरवाजे पर खड़े थे, जो कि बारिश में भीग रहे थे। दाई ने अंदर आने को कहा तो उन्होंने मना कर दिया और बोले, दाई अम्मा, हम पास वाले गांव से आए हैं। हमारी भाभी को बहुत दर्द हो रहा है, आप जल्दी चलें, उनका जापा करना है। तुम लोग कौन से गांव से आए हो? यही खंडर के पीछे जो गांव बसा है ना, वहीं से आए हैं। इतनी रात भीगती बारिश में हम कैसे जाएंगे? तभी अनजान आदमी हाथ जोड़ते हुए कहता है, अम्मा, आप ज़्यादा प्रश्न ना करो, हम पूरी व्यवस्था से आए हैं, आप बस हमारे साथ चलें, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। अनर्थ की बात सुनकर दाई अम्मा बिना सोचे अपना छाता उठाकर उन अनजान आदमियों के साथ चली गईं। कुछ ही कदम चलकर अम्मा ने देखा कि बारिश बंद हो गई। अब बस अंधेरी रात है। बीच बीच में बादल अपनी गर्जन कर रहे थे। बेटा, तेरी भाभी का क्या नाम है और किस गांव में जाना है हमें? अनजान आदमी ने कुछ जवाब नहीं दिया, बस अम्मा को लेकर चले जा रहे थे। दाई अम्मा ने फिर कई बार पूछा, लेकिन कुछ भी जवाब ना मिलने पर अम्मा को घबराहट होने लगी। फिर भी वह उनके साथ चली जा रही थी। अचानक जोर से कड़कती बिजली के प्रकाश से अम्मा की नज़र उनके पैरों पर पड़ी। बल्कि चार भूत चल रहे थे, अम्मा बीच में और उसके चारों तरफ भूत चल रहे थे। इस समय अम्मा के मन पर क्या बीत रही थी, ये तो वही जानती है। अम्मा ने देखा कि गांव की सड़क तो इस तरफ जाती है, लेकिन ये उस खंडर की तरफ बढ़ रहे हैं, तो विश्वास हो गया कि कल्याणी, आज तेरा काल आ गया है। काफ़ी देर तक चलने के बाद अम्मा और चारों भूत खंडर के बीच में पहुंच चुके थे, जहां एकदम अंधेरा था। ना ही चांद की रोशनी, ना ही एक तारा, बस सन्नाटा। अम्मा की बस सांसें थमने ही वाली थी कि एक भूत ने कहा, अरे अम्मा, डर मत, हम यहाँ तुझे जापे के लिए ही लाए हैं। अरे नाश मीटो, कैसी अतरंगी बातें कर रहे हो? यहाँ इस खंडर में डरावने अंधेरे में किसका जापा होगा? अम्मा, हमारी रानी साहिबा का जापा करना है। गांव में आपका बहुत नाम सुना है। हमारी रानी साहिबा की जिद थी
कि उनका जापा तुम ही करो। कहाँ है तुम्हारी रानी साहिबा? एक भूत ने खंडर के पास एक पत्थर को उठाया और कहा, हमारी दुनिया में आपका स्वागत है दाई माँ। अम्मा ने खंडर के अंदर जाकर देखा तो वहाँ एक अलग ही दुनिया बसी हुई थी। सबके पैर उल्टे थे और कुछ भूत अपना सिर हाथ में लिए हुए घूम रहे थे। यह दृश्य दाई अम्मा के लिए डरावना था। दाई अम्मा के आने की खबर सुनकर रानी साहिबा खुश हो गई। दाई अम्मा के कानों में एक आवाज़ आई, आ गई कल्लो। दाई ने शब्द सुने और पीछे मुड़कर देखा तो देखती रह गई। उसके पीछे कोई और नहीं बल्कि उसकी पुरानी सखी चौधराइन खड़ी थी, जिसके पैर उल्टे थे। चौधराइन दाई अम्मा की बहुत पुरानी सखी थी, जिसकी 25 साल पहले प्रसव के कुछ दिनों बाद मौत हो गई। उसकी मौत गांव वालों के लिए एक पहेली बनकर रह गई थी। यह देखकर दाई अम्मा बोली, चौधराइन तू यहाँ, और ये सब क्या? चौधराइन ने कहा, हाँ कल्लो, मैं ही हूँ तेरी चौधराइन, और वो देख मेरी बेटी जिसका तुझे जापा करना है। मैंने ही अपने साथियों को भेजा था तुझे लिबाने के लिए, जिससे तू ही उसका जापा कर सके। चौधराइन ने गुस्से से देखते हुए कहा। दाई अम्मा हैरान होते हुए देख रही थी। ये सब क्या हो रहा है और मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? क्या हुआ कल्लो, क्या सोच रही है? चिंता मत कर, तुझे हवेली में जितना मिलता है उससे कई गुना ज़्यादा दूंगी। दाई अम्मा कुछ बोलती उससे पहले ही भूतों की रानी की आवाज़ आई और दाई ने उसका जापा किया। बच्चे के भी पैर उल्टे थे। ये सब देखकर दाई अम्मा सहन न कर सकी और बेहोश हो गई। जब होश में आई तो उसके आसपास तरह तरह के भूत मौजूद थे, जिनकी हंसी चीखें अम्मा को परेशान कर रही थी। पास में ही चौधराइन बैठी थी। उसको देख बोली, तू भूत योनि में कैसे आ गई? और तूने मुझे ही क्यों बुलाया? मुझे यहाँ देखकर हैरान ना हो कल्लो। दाई अम्मा ने अपनी नजरें नीची करी। मैं कैसे भूल सकती हूँ कि तूने खुशी खुशी मेरा जापा किया था। मेरी बेटी को अपने नन्हे हाथों में लेकर तू कितनी खुश थी। आखिर हो भी क्यों ना, वह तेरी भी तो बेटी थी। उस चौधरी ने जब उसको मारने की कोशिश करी थी तब तू ही थी जो इसको चौधरी की नज़रों से बचाकर अपने घर ले गई थी। तू समय समय पर मुझे उससे मिला दिया करती थी, लेकिन ये बात चौधरी को पसंद नहीं आई। वह नहीं चाहता था कि उसके घर में बेटी जन्म ले, इसलिए उसने इतना कहते कहते चौधराइन की आंखों में आंसू आ गए। उसकी बात को पूरा करते हुए दादी अम्मा बोली, इसलिए उसने तुझे और तेरी बेटी को मारने का षड्यंत्र रचा, वो भी मेरे हाथों। तेरे दूध में जहर मिलवाया, जिसे पीकर तुम दोनों की मृत्यु हो गई। लेकिन मैं अगर ये ना करती मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, ना ही उस चौधरी से है। चल कर लो, अब तू जा। ये सब बातें बेटी को पता चल गई तो वह किसी को नहीं अपना नेक। चौधराइन ने सोने से भरे 4 थैले दिए। दाई अम्मा खुशी खुशी अपना नेक लेके अपने घर आ गईं। अगली सुबह जब दाई अम्मा सोकर उठी तो उसे खबर मिली कि चौधरी की अकाल मृत्यु हो गई है। जब वह उनके घर गई तो चारों तरफ दीवारों पर उल्टे पैरों के निशान थे, जिनको देखकर हर कोई ये अंदाज़ा लगा सकता था कि हो ना हो ये किसी भूत का काम है, क्योंकि उल्टे पैर भूतों के ही पाए जाते हैं। दाई अम्मा ये सब देखकर मन ही मन सोच रही थी कि ये पक्का चौधरी की बेटी का ही काम है। आखिर कभी ना कभी तो पापा का गड़ा फूटना ही था। अब दाई को समझ आ गया कि जल्दी उसकी भी मौत हो जाएगी, इसलिए वह भी अपनी मौत का इंतजार करते करते अपने आखिरी दिन गिन रही थी। वह खंडर अब ज़्यादा डरावना बन चुका था, क्योंकि वहाँ से निकलने वालों को दिन रात चीखने की आवाज़ें आती रहती थी। इसी के साथ कहानी ख़त्म होती है। अभी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जाने के लिए तैयार था
क्योंकि इतने दिनों बाद आखिर उसका सपना पूरा होने जा रहा था। बहुत ही कोशिशों के बाद उसे यहाँ प्रवेश मिला था और उसका वहाँ जाने का मकसद भी अब पूरा होता नजर आ रहा था। दूसरों के अनुसार वह एमबीए करने गया था, लेकिन उसका मकसद कुछ और ही था। कुछ घंटों का सफ़र तय करके अभी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रवेश कर चुका था। नई जगह, नए लोग उसके इंट्रोडक्शन में आए।